आप सभी लोग कैसे हो? सभी की तैयारी कैसे चल रही है? तो बहुत दिनों से ना मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कि यार आप ना मतलब कि सर जो भी एक स्टैंडर्ड नोट्स हम पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से स्टडी करते हो, मतलब कि कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए? जैसे कि मतलब एक जनरली हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो सर 10th-12th का टॉपर है, वो मतलब कि यूपीएससी में उतना मतलब कि जनरली उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? जैसे मतलब कि आप मानो कि सीबीएसई का जो टॉपर है, मतलब वो ऑल इंडिया 1 रैंक है, तो यूपीएससी में तो 600-700 सीट्स होती हैं, तो 600-700 सीट के अंदर तो उसका नंबर आ ही जाना चाहिए, वो क्यों नहीं आता है? तो शायद क्या यूपीएससी की कुछ अप्रोच अलग होती है? तो ये क्वेश्चन मेरे सामने बहुत बार आया, तो फिर मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्योंकि इसको कभी एक्सक्लूसिवली मैंने इस दिमाग में कभी सोचा ही नहीं कि अप्रोच कैसी मैंने क्या अलग किया। तो मैंने सोचा एक लाइव नोट्स रीडिंग करता हूँ ताकि मतलब कि समझ में आए। अब फिर नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं? एनसीईआरटी से करते हैं। ये लाइव नोट्स रीडिंग के नोट्स होंगे, तो जिसमें हम एक-एक लाइन के ऊपर सोचेंगे कि मैं एक लाइन पढ़ता तो उसके अंदर मेरे दिमाग के अंदर क्या आता? प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो चलो, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये 11th स्टैंडर्ड के जो एक बार अपन ने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत सारा लाइक लाइक किया उसको, मतलब कि 30-35 हज़ार लोगों ने उसको देखा। तो जो हमने प्रेप लैडर के जो एनसीईआरटी के नोट्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एकदम समरी टाइप में डाल रखी है। तो मतलब जो अपना मतलब प्रोसेसिंग में दिमाग खर्च होता है ना, वो अपना बच जाता है। तो आज है ना जो ये एनसीईआरटी 11th क्लास की स्टैंडर्ड बुक है ये, एनसीईआरटी इसको अपने को पढ़ना ही होता है। तो इस एनसीईआरटी को पढ़ते समय अपन क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे और किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले इंडेक्स। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें किसी भी बुक्स की इंडेक्स पढ़नी चाहिए? तो मैं बोलूँगा इंडेक्स इज मस्ट। मस्ट क्यों है? जैसे इन्होंने क्या किया है कि पूरी जो एनसीईआरटी थी उसको कितने टॉपिक में डाल दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8। सर 8 टॉपिक में डिवाइड कर दिया। इसका यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ये है कि आप मेंस 2020 का पेपर देखना। मेंस 2020 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से इंडिया की जो फिलोसफी है इंडिया के आर्किटेक्चर को इम्पेक्ट करती है। ठीक है? अब इसको ना क्वेश्चन को बिल्डअप करना था ना, कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डेवलप करना था, किस तरीके से इसको बिल्ड करना था। बिल्ड इसी पे करना था कि किस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्या फिलोसफी थी और उसने किस तरीके से आर्किटेक्चर को इम्पेक्ट किया। फिर मौर्यन टाइम पे क्या हुआ। फिर इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हो। फिर लास्ट में जाके मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पे जाके इसको आप क्या कर देते हो? ख़त्म कर देते हो। यदि आपको इंडेक्स भी पता है ना, तो आप मेंस के अंदर एक बिल्डअप कर पाते हो। इसलिए इंडेक्स हमेशा ज़रूरी है। ठीक है? अब ये एक जो फर्स्ट जो चैप्टर है अपना, ये फर्स्ट चैप्टर देखो कितने पेज का इन्होंने कवर किया। 4 पेज के अंदर इन्होंने कवर किया है। तो ये 4 पेज का चैप्टर मैं आपके साथ पढ़ूँगा और देखूँगा कि यदि मैं ना यूपीएससी के लिए पढ़ रहा होता, तो मैं किन-किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करता या कौन-कौन सी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती। ठीक है? पहला देखो, अब उसमें इम्पोर्टेंट में भी ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार ये चीज़ मुझे याद हो सकती है, तो उससे बुक को रंगीन नहीं करना। कुछ बच्चों के नोट्स देखना आप, हर बुक को ऊपर से नीचे हाइलाइटर से रंगीन कर रखा है, ऐसा नहीं। ठीक है? तो रंगीन नहीं करना। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ओल्ड स्टोन एज और पहले ठीक है, ये बहुत ईजी है, नो पेपर और रिटन वर्ड। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे कोई पेपर वर्ड भी नहीं था और कोई रिटन वर्ड भी नहीं था। ठीक है? तो अब इसमें यूपीएससी क्या कर सकती है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन डाल सकती है कि सम पेपर वर्क। तो फिर जो जनरल कंसेप्शन आता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ पेपर वर्क हो, नहीं, इस टाइम को वो ही माना गया है जब कोई पेपर नहीं था, कोई रिटर्न वर्ड नहीं था, बात खत्म। ठीक है? प्री हिस्टोरी का ना मतलब कि टूल पढ़ने के लिए क्या टूल हो सकते हैं? प्री हिस्टोरिक पोट्री, ड्राइंग, केव वॉल्स एंड सेटलमेंट साइट। इज इट इम्पोर्टेंट? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि प्री हिस्ट्री के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो अब आपको कौन से हिस्सों में उसकी आंसर राइटिंग को डिवाइड करना है, कौन से 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक होगा प्री हिस्टोरिकल टूल नंबर 1, फिर होगा पोट्री नंबर 2, फिर होगा ड्राइंग ऑन केव वॉल नंबर 3, फिर होगा देयर सेटलमेंट साइट नंबर 4।
आप सर की एक यूज़ बताओ। यूज़ सिंपल सा है, देखो भाई, क्वेश्चन आया, मानो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे कि मानो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर कोई भी पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी। उनका टूल्स का यूज़ देखो, टूल किस तरीके से थे, अंटिक थे, एग्रीकल्चर वाले टूल थे, या ना सिविलाइजेशन वाले टूल थे, किस तरीके के टूल थे, वहाँ से आप 3-4 बातें निकाल सकते हो। पोट्री, पोट्री से आपको पता चल सकता है कि पोट्री में वो स्टोर क्या करते थे, कितने टाइम के लिए स्टोर करते थे। वहाँ से कुछ ड्राइंग ऑन कॉन्वेल्स को जो केव वॉल्स है उनके ऊपर क्या चीज़ थी कि ना मतलब कि उनके मतलब ड्राइंग में जैसे उन्होंने अपनी सोशल लाइफ को दिखाया होगा, अपने मतलब कि इमोशंस को दिखाया होगा। तो वो सेटलमेंट साइट, बड़ी सेटलमेंट साइट है, तो किस तरीके से मतलब वहाँ की सोसाइटी काम कर रही थी। जैसे एक बहुत बड़ी सेटलमेंट साइट मिलती है, इसका मतलब वहाँ पे कोई ज़रूर किंग वगैरह रहा होगा। छोटे सेटलमेंट साइट है तो मतलब कि इक्वलिटी रही होगी। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ है ना मतलब डिपिक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने 2 लाइन पढ़ी हैं, उसमें एक में मुझे लगता है कि प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन सेट कर दे और दूसरे में मुझे लगता है कि कोई मेंस का क्वेश्चन सेट कर दे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैप मस्ट होते हैं, जितने भी एनसीईआरटी के मैप हैं उनको मैं बता रहा हूँ, सबकी फ़ोटो स्टेट करा के एक अलग से कॉपी बना लो, तो ताकि उनमें देखते रहो कि ये यहाँ पे ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, और इसमें कुछ खास है नहीं। अब आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग। ठीक है, ये डिस्कवरी कब की, अब किसने की, अब ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो जो ये कार्लेल हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन डाल देंगे और इसको ना कार्लेल को किसी और नाम से जैसे जोनाथन से रिप्लेस कर दिया, फिर हमें लग सकता है कि हाँ यार जोनाथन ने और जोनाथन भी ना कोई प्री हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई आगे मानो कि कोई नाम होगा, उसको डाल देंगे। अपने को लगे हाँ उस टाइम पढ़ा तो था, शायद यही था, नहीं। अब इस बात को ना जैसे किसी आदमी का नाम आ जाए, जैसे ही किसी आदमी का नाम आ जाए तो अलर्ट मोड पे आ जाया करो कि यूपीएससी इसको चेंज कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे भी जहाँ भी रूल नंबर 1 याद कर लो कि यहाँ किसी भी ना मतलब कि नाउन का भी नाम आ जाए ना, तो उस समय सतर्क हो जाओ कि यूपीएससी यहाँ पे कुछ गेम खेल सकती है। फिर है ना, अब देखो या बिना कोकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष, वर्दर, अर्ली आर्टिस्ट, कोई काम मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको एक नाम याद रखना है इस पूरे के अंदर, वो है आर्कीबोल्ड का, वो बस, और कुछ नहीं। अब प्री हिस्टोरिक साइट्स है ना जो हम देखते हैं, अब देखो प्री हिस्टोरिक साइट देखो, जो भी साइट है ना वो पूछ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स क्या बना सकती है कि इनमें से नीचे 5 साइट्स दे दी, 1 2 3 4 5, इनमें से कौन सी साइट प्री हिस्टोरिक साइट है, और फिर नीचे ऑप्शंस क्रिएट कर दिए। इस केस में आप क्या करोगे, तो इसलिए जो भी सारी प्री हिस्टोरिक साइट है उनको अलग कलर से आप हाईलाइट कर लीजिए कि लाखों दियार अपनी एक साइट है, तो ठीक है। लाखों दियार कहाँ है, तो वो अपना उत्तराखंड याद कर लीजिए। 2 इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द रॉक रिवर सुयाल, हाँ ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये भी क्योंकि प्रीलिम जैसे ही कोई नाउन, तो ये सुयाल रिवर की जगह गंगा रिवर कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ फीचर्स क्या थे, ठीक है, यहाँ फीचर्स क्या है, यहाँ पे 3 टाइप की पेंटिंग पाई गई है, मैन, एनिमल, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक पैटर्न वाली कौन सी होती है, जैसे इस तरीके से कुछ पेंटिंग वगैरह बनाते हैं ना, मारनेना टाइप की पेंटिंग्स, वो ज्योमेट्रिक होती हैं। तो मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न, 3 टाइप्स की यहाँ पे पेंटिंग पाई गई, ठीक है। अब ये यूपीएससी क्या क्वेश्चन बना सकता है कि देयर वर मेनली मैन रिलेटेड और एनिमल रिलेटेड पेंटिंग्स, या फिर केवल एनिमल रिलेटेड पेंटिंग, तो फिर यहाँ से आप सतर्क हो जाओ कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। अब किसके ऊपर फोकस किया इन्होंने, फॉक्स और रिजार्ड के ऊपर, तो ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेवी लाइन का इन्होंने यूज़ किया, जियोमेट्रिक डिज़ाइन की थी, ठीक है। इन्होंने 3 कलर्स यूज इन द सुपर इम्पोजिशन, मतलब एक कलर के ऊपर 3 बार कलर लगाया, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कलर सुपर इम्पोजिशन की टेक्निक उनके पास थी। तो हाँ यस ये थी। अर्लीस्ट पेंटिंग आर इन ब्लैक, आवर ब्लैक, रेड कलर इज सुपर इम्पोज। कौन से सबसे पहले है ना मतलब कि ब्लैक कलर यूज़ किया, फिर उसके बाद है ना जो रेड कलर था उसको सुपर इम्पोज किया। तो ये लखुद यार क्या अपनी साइड पूरी होगी, क्या इंपॉर्टेंट था, तो देखो 5-6 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, उनको हमें हाईलाइट कर लेना है। बाकी ना फिर अब अगले राउंड में पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, एक सोयाल पढ़ेंगे, फॉक्स लिजार्ड पढ़ेंगे, मैन एनिमल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ेंगे, सुपर इम्पोजिशन कलर का है ब्लैक और रेड, बस। अब अगली बार इसकी रीडिंग लगाऊंगा ना तो 1 मिनट के अंदर रीडिंग मतलब
सुयाल, एनिमल, ज्योमेट्रिक, लिजार्ड, इम्पोजिशन, रेड कलर, ब्लैक, डन। ठीक है, तो ये अपना हो गया लखुदियार। फिर कर्नाटक और उसके अंदर है ना मतलब देखते हैं विच एक्टेड एज ए कैनवास फॉर देयर पेंटिंग एंड इंग्रेविंग, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फेमस साइट। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि कौन कौन सी वहाँ पे है ना फेमस साइट थी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की। तो ये जो भी अपनी 3 साइट हैं उनके अपन ने नाम याद कर लिए। फिर अब देखो, अब जब भी देखो सब्जेक्ट बुल, एलिफेंट, सांबर, गेजल, सिप, गोट, टैली, इतने सारे यदि किसी भी मतलब वो सब्जेक्ट्स है ना तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे नहीं लिखेगा कि सांबर ही थे यहाँ पे, नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब लेकिन ये अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल काइंड ऑफ थीम ऑफ पेंटिंग आर यूज्ड एक्सेप्ट, जो अपनी वेजिटल मोटिव्स है, वेजिटल मोटिव्स नहीं थी। अब इस एक्सेप्ट को यूपीएससी क्या करेगी, यहाँ पे बस एक नाम करेगी, इंक्लूडिंग, और ये स्टेटमेंट डाल देगी। और अपने को लगेगा हाँ यार मतलब कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ना मतलब काफ़ी बार वेराइड थी, तो मतलब हो सकता है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पेंटिंग वहाँ पे 3 टाइप की पेंटिंग, जैसे वाइट, रेड, और जो मतलब वाइट बैकग्राउंड के ऊपर रेड होती है। ठीक है, अब देखो, अब जब भी मैं एग्जामिनर होता तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक है, यहाँ पे रेड एंड वाइट है, बस इनको क्या कर दो, इस ऐसे कर दो कि लाखोदियार के अंदर वाइट एंड रेड कलर यूज हुआ। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ सुपर इम्पोज तो हो रहे थे कलर, तो हो सकता है वाइट हो ये, उसके दिमाग में थोड़ी ये फोटो भी आ गई मानो कि हाँ यार वाइट कलर दिख भी रहा था, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, जनरली गलती हो जाती है। तो ये कलर्स होते हैं उनको स्पेसिफिक जो जिस साइड में है वहीं पे। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की साइट है, मेजर साइट है भीमबेटका, किसने रिसर्च की, वाकानन की, और इसकी मतलब कि एलिफेंट वगैरह। अब इसमें देखो कितने बहुत सारे आगे ना, डांसिंग सी हॉर्स, एलिफेंट, एलिमेंट फाइटिंग, तो ज़्यादा ना मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं होती ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, लेकिन भीमबेटका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, अब इसको ना भीमबेटका को ना कितने मतलब उसमें डिवाइड कर लेते हैं अपन 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। यदि 7 हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ना, तो मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस तरीके से भीमबेटका का जो डेवलपमेंट हुआ वो सोसाइटल और वो मतलब जो भी एक सिविलाइजेशन के अंदर ना वो कर सकता है। अब इसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि यहाँ पे ग्रीन कलर की पेंटिंग थी, वॉश पेंटिंग, रेड वन हंटर्स होते थे उसमें, और जो ग्रीन पेंटिंग्स में ना डांसर्स होते थे ये। और तीसरा एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि आदमियों को ना मतलब जैसे आदमी दिखाना है तो इस प्रकार का आदमी दिखाते थे, ये लीनियर मतलब स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, और ये सब चीज़ें हो गई। मिजोलिथिक के अंदर देखेंगे तो स्मॉलर इन साइज है, एनिमल, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि एनिमल्स थे वो न्यूरलिस्टिक स्टाइल में थे, और ह्यूमंस है ना वो स्टाइलिस्टिक मैनर में थे। तो अब वो अगले को यदि कुछ भी करना होगा ना, इस वर्ड को यहाँ लिखेगा, इस वर्ड को यहाँ लिखेगा, और फिर क्वेश्चन बना देगा कि ना विच और द फॉलोइंग इज राइट फॉर मिजोलिथिक पीरियड ऑफ भीमबेटका केव्स, और फिर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, फिर नीचे ऑप्शन बना दिया, ओनली 1 सही, ओनली 2 सही, बोथ सही, बहुत गलत। ठीक है, तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। और बहुत सारे आपको समझ में आता है ना कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे एनसीईआरटी से कैसे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो अब ये चैप्टर है ना मतलब आप देख सकते हो इस तरीके से आप मतलब इसको पूरी भीमबेटका को कवर कर लिया। और फिर लास्ट के अंदर है ना जो भीमबेटका था मतलब जो अपनी इन्होंने एक फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट को अलग से लिखा है, वाकानन ने किया था। ठीक है, अब ये चैप्टर 1 एक अपना पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब सर कि चैप्टर 1 को पहली बार पढ़ा कितना टाइम लगा, मानो आपके साथ मैंने पढ़ा 15 मिनट लगी, मानो कि फिर दूसरी बार भी पढ़ता 5 मिनट लगती। सर फाइनल रीडिंग में इसको सर आप मान लो ज़्यादा से ज़्यादा ना कितनी मिनट, अभी देखो आप टाइम देखना, शायद 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। नो पेपर, रिटर्न वर्ड, 4 प्रकार से इसको मेंस के अंदर कर सकते हैं। मैप देख लिया, कार्लेल ने इसकी डिस्कवरी की, लाखुदिया उद्यम में रिवर सुयाल के ऊपर है, 3 प्रकार की उसमें पेंटिंग्स थी, लिजार्ड फॉक्स को ज़्यादा यूज़ किया, कलर्स इम्पोजिशन ब्लैक एंड रेड। फिर कर्नाटका के अंदर 3 साइट हैं, फिर इनके वेजिटल मोटिव को नहीं बनाए इन्होंने पेंटिंग में, कलर में वाइट, रेड एंड ओचरे है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वाकानर नगर ने की थी। फिर इसमें ग्रीन पेंटिंग ऑफ डांसर, रेड फॉर हंटर है, वॉश पेंटिंग है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, एनिमल है ना न्यूट्रलिस्टिक स्टाइल में है, ह्यूमन स्टाइलिस्टिक मैनर में है, और लास्ट में वाकानकर। ठीक है, तो ये लगभग चलो 1 मिनट के अंदर मेरा रिवीजन हो गया। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा
कि किस तरीके से हम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। अब मैंने इस बार मतलब कि इसमें प्रेप लेटर के इससे इसलिए बना दिया क्योंकि ये 4 पेज के अंदर, वरना एनसीईआरटी से भी अपन अलग से पढ़ेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, तो मुझे लगा छोटे से वीडियो के अंदर वो कवर नहीं हो पाएगा। कभी एकदम फुल लेंथ का जब वीडियो बनाएंगे तब अपन है ना स्टैंडर्ड बुक से भी एकदम है ना मतलब कि पढ़ेंगे। और जैसे आपको ना करंट अफेयर की मैगजीन, न्यूज़पेपर, जिसमें भी जो भी प्रॉब्लम आती है ना, उन सभी को अब अपन लाइव नोट्स मेकिंग सीरीज़ या लाइव नोट्स रीडिंग सीरीज़ के नाम से इसको चालू करेंगे। और इसमें आपको मैं सारी जो बुक्स वगैरह हैं उनको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ना है, मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आपके बड़े भाई के पास आप कभी भी आ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिख सकते हो। जितने भी मेरे को समझ में आएंगे या जिनके रिप्लाई मेरे पास होंगे तो मैं उनको ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक